ये पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। तो अब तरीका क्या होगा, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, उसके बाद आपने फॉर्मेट्स बना लेने हैं, ठीक है। फॉर्मेट से सबसे पहले हमने बनाने हैं, लेकिन बस मोटा मोटा फॉर्मेट जो मैंने आपको बनवा दिया है। पीएनएल का फॉर्मेट क्या है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल जीपी, फिर लेस सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर लेस फाइनेंस कॉस्ट, लेस अदर एक्सपेंस, एड अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो आइटम नजर ना आ रहा हो स्किप भी कर सकते हैं उस लाइन आइटम को, लेकिन मेरी राय तो ये है लिखा रहे कोई बात नहीं, आगे डैश डाल देना खैर है, ठीक है। और फिर उसके बाद अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आती है जिसका कोई आइटम इस सवाल में नहीं, ठीक है, जब आएगा तो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा हूं जी आपके साथ डिस्कस आज। तो क्या नाम है जी कंपनी का, लैरी, बस लैरी, इडा लैरी। तो लैरी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम ऐसे नहीं लिखना आपने, प्लीज पूरा लिखना है पर्चे के अंदर। मेरे पर्चे पास हैं सारे, ये वाले भी, ठीक है जी। इसलिए मैं तो ये लिख सकता हूं, आपने अभी ये नहीं लिखने, एब्रीविएशन रिक्वायरमेंट के अंदर एब्रीविएशन नहीं लिखने, ठीक है। मार्कर सही ना हुआ फिर देखो। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, पूरा लिखना है 2015, पूरा लिखना है 31 दिसंबर 2015, जैसे मैंने आपको लिख के बताया, ठीक हो गया। उसके बाद सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आपके जहनों में सवाल आएगा, अगर कॉस्ट ऑफ सेल में आइटम्स हुए तो क्या करेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बताया, वर्किंग ओपन करते जाएंगे, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग वहां करके यहाँ एक ही फिगर लेके आया करेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लेस करेंगे हम सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो भी लिखा हो, फिलहाल मैंने सेलिंग लिख दिया, लेस करेंगे एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है जी। तो हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पर। ये ना भी लिखे दरमियान में तब भी काम चल जाएगा, बहरहाल प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएंगे। उसके बाद हम लेस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा चलो लिख दो, वैसे अदर एक्सपेंस कोई नहीं है मेरे इस पूरे सवाल के अंदर, कहीं मैंने सवाल पढ़ा अदर एक्सपेंस नजर आया। अच्छा चलो लिखो, शक्लें न बनाओ, लेस अदर एक्सपेंसेस, खाली छोड़ दूंगा फिर मैं, जैसे आपका ऊपर वाला खाना खाली है वैसे ये खाना खाली रह जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने पीवीडी लिख दिया। अब चलो आज पहला दिन है थोड़ी बहुत, हाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड है, अदर इनकम भी तो रहती है, ऐड अदर इनकम लिखो, ऐड करो अदर इनकम, दिल तो कर रहा है अभी अभी ऐड कर दूं एक इनकम भी इसमें, लेकिन चलो छोड़ो। अब सवाल ज्यादा बिगाड़ा ना तो बच्चे लड़ पड़ेंगे ऑनलाइन वाले, है कि तमाशा है, सवाल लाया कुछ है ऐसी बना कुछ देता हूँ। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीआईटी निकालना हो, पीबीआईटी कहीं पे नहीं है, पीबीआईटी अगर कहीं यूज भी करना पड़े रेशोज में तो ये या तो या तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से इसको लेस कर दो, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इनको एड लेस करके वापस चले जाओ। पीबीआईटी कुछ भी नहीं है, बस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ओके, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद लेस करेंगे हम टैक्स एक्सपेंस, तो हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा अब मैंने ना आज सिर्फ यहीं से लिखना शुरू कर दिया, सेल्स से, पहला दिन है, वरना इसके ऊपर एक हेडिंग होती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, अगली हेडिंग होती है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, फिर उसके दो आइटम्स ही हैं आपके सिलेबस में बस, एक रीवैल्यूएशन दूसरा फेयर वैल्यू रिजर्व, और तीसरा ये हेड आएगा टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। लेकिन आज जरा माफी दे दी, फॉर्मेट बनाया पूरा है पर सवाल के अंदर इतना काफी है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम थाउजेंड्स के अंदर है हमारा डेटा सारा, देखो
जो वर्किंग, जी मिलियंस में है तो मिलियंस कर दो, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे वैसे मिलियंस में ये डॉलर्स। अच्छा अच्छा, वैसे भी मेरे बच्चे FAR 2 वाले कह रहे थे कल के परसों क्लास में, सर इससे शुरू किया आपने पढ़ाना, अमीर बच्चों को पढ़ाएंगे आप? मैंने कहा इसमें हाँ बाकी भाई अमीर लोग हैं आप, ठीक है। तो ये जनाब मेरा हासा नहीं लगा, मैं क्या हो गया। इसके बाद क्या करेंगे जी, स्टेटमेंट ऑफ, वैसे तो चेंज इन इक्विटी की बारी है, पर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले बना लूं, इजाजत है कि नहीं? बताओ क्या बनाऊं, बताओ, आपकी आपकी मर्जी चलेगी, आपकी क्लास है, बोलो मार्कर ले आ दो पाइन को चंगा जा है। इनकम स्टेटमेंट तो बन गई है, बैलेंस शीट पहले बना, चलो बैलेंस शीट, भाई ने कहा पहले बैलेंस शीट, तो भाई ने बोला तो भाई ने फिर बोल दिया, तो लैरी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बना दें, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। मैं इक्विटी वाली आइटम्स छोड़ दूंगा, वैसे भी छोड़ना ही है, सारा ही फॉर्मेट अभी तो छोड़ना है, ये नए सही है ना, तो है ना सही, फिर देखिए वो जब आएगा तो देख लेंगे, फेयर वैल्यू रिजर्व कहते हैं उसको, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कोई की हुई है डिबेंचर्स में, उस पर फेयर वैल्यू आ गया गेन, या आपने इशू किए हुए डिबेंचर्स तो उन पे कोई, वैसे उसके अंदर FVT OCI है नहीं बाय द वे, तो फेयर इन्वेस्टमेंट आपने डिबेंचर्स में की होती है, उस पर फेयर वैल्यू आ जाए गेन, तो फेयर वैल्यू रिजर्व में पॉजिटिव, लॉस आ जाए तो नेगेटिव, ठीक है। वो जब आएगा IFRS 9 तब देखेंगे, मैं अभी चाह नहीं रहा इसलिए उसको छेड़ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है माशाल्लाह एज ऑन, अब आया ना 31 दिसंबर 2015, इसमें एसेट से शुरू करते हैं, तो एसेट वाली हेडिंग में खा गया हूं, वजह क्या हो सकती है? वजह है जगह की कमी, ठीक है। तो एसेट्स लिखकर आपने नॉन करंट एसेट्स लिखना है, मैं डायरेक्ट नॉन करंट एसेट्स लिख रहा हूं जगह की कमी के बायस, जिसमें मुझे दो चीजें तो नजर आई थी, एक था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE नहीं लिखना आपने, पूरा लिखना प्रॉपर्टी प्लांट, और उसके बाद मुझे नजर आया था इंटेंजिबल्स, एक पेटेंट है ना, इंटेंजिबल्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे तो कोई नॉन करंट एसेट नजर नहीं आया, तो हो सकता है बाद में पढ़ोक करके कोई निकल आए तो नीचे 2 लाइनें खाली छोड़ दो। उसके बाद करंट एसेट्स है, वैसे एक नजर डाल लूं जरा, नहीं था ना, कोई नहीं था, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्रीज हैं, देखें नजर डालनी होती, ठीक है, ले इधर, इन्वेंट्रीज हैं, डेटर्स हैं, कैश एंड बैंक हैं, ये 3 तो हैं, लिख बाद में लेंगे, ये 3 हैं, बाकी 1-2 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल नजर आया है मुझे, रिटेन्ड अर्निंग मुझे नजर आई है, और कुछ नहीं नजर आया, कोई गल नहीं, तुम एक आधी लाइन छाड़ देना। लाइबिलिटीज में मुझे 12% लोन 3 साल वाला है, लेकिन इसके 2 टोटे करना नजर आएंगे और क्रेडिटर्स नजर आएंगे, तो छोटी सी बैलेंस शीट है, बेसिक सी, तो आप 2-2 लाइनें छोड़कर लिखते चले जाएं, मैंने तो नजर मार ली है, इसलिए करंट एसेट्स में आपको जी स्टॉक है, स्टॉक लिखा हुआ, इन्वेंट्री लिखा हुआ, इन्वेंट्री, लेकिन बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज कौन सी आती है पता है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज आ गई। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। अच्छा, सही बात तो यही है कि आपको जो लफ्ज ट्रायल में लिखा हुआ मिले वही आपने लिखना है, तो ट्रायल में क्या लिखा हुआ है, ट्रायल में क्या लिखा हुआ है लफ्ज, ये पेबल्स है, रिसीवेबल्स लेजर, तो आप यहां पे रिसीवेबल्स ही लिखें, ठीक है, रिसीवेबल्स। अगर इसने लिखा होता डेटर्स तो मैं डेटर्स लिखता, इसने लिखा होता ट्रेड डेट्स तो मैं ट्रेड डेट्स लिखता, ठीक है, जो लिखा हो ट्रायल के अंदर वही लिखना है। उसके बाद कैश एंड बैंक। अच्छा, अब देखो ये एक तरतीब है, करंट एसेट्स में भी ज्यादा करंट की तरफ आते हैं कम करंट से, यानी लिक्विडिटी की फॉर्म है, कम लिक्विड से ज्यादा लिक्विड एसेट्स की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपने ये 3 लिखे और 3 लाइनें छोड़ के आगे चले गए, और बाद में कोई एक चीज, जैसे लेट से कोई प्री पेमेंट निकल आई, एक एडजस्टमेंट पड़ी थी, प्री पेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड नहीं हुई थी, आपने रिकॉर्ड की तो आ गई, तो खैर है, नीचे लिख देना, कोशिश तो आपने की, ऑर्डर सही रहे, ठीक है। बाकी अगर बहुत तकलीफ हो तो फिर एक को आधे को काट के उसको लिख के फिर कैश एंड बैंक लिख लेना, मसला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड में पहली हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज की होती है, जो मैं खा गया। वजह क्या हो सकती है? जगह की कमी। ठीक है, तो शेयर कैपिटल तो है, लिखा हुआ है इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल आ गया। शेयर कैपिटल में रुपीज में शेयर कैपिटल या डॉलर्स में, करेंसी में गिवन होता है। ठीक है, रुपीज में, डॉलर्स में। तो एक शेयर कितनी फेस वैल्यू वाला, ये भी आपने बैलेंस शीट में शो करना होता है, लिखना होता है फेस वैल्यू को। तो वो जब होगा तो लिख लेंगे, इस सवाल में तो है नहीं, बुनियाद है, पर साथ साथ छेड़ रहा हूं F7 के अंदर। ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स मुझे नजर आई हैं, ओपनिंग पड़ी है तो कोई गल नहीं, क्लोजिंग बना लवांगे। उसके बाद मुझे और कोई आइटम नजर नहीं आया। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका लोन है, क्या नाम है लोन का? बट लोन ही है तो 12% लोन नाम ही है इसका, बिल्कुल 12% लोन आ गया। लेकिन चूंकि ये लोन 3 सालाना किस्तों में रीपे होना है, तो फिर एक किस्त अगले 1 साल में पे होनी है कि नहीं होनी है? तो IS1 कहता है कि इसके करंट पोर्शन को करंट लायबिलिटीज में शो करो। ठीक है, गलत जगह पे बैठ गए तुम, उधर बैठो। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज में हम शो करेंगे करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। करंट पोर्शन ऑफ, मैं इसको यूं 12% लॉन्ग टर्म लोन लिख दूं जरा, 12% लॉन्ग टर्म लोन, और इधर मैं लिखूंगा करंट पोर्शन या करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ऐसे ही जब आप IFRS 16 पढ़ेंगे तो वहां पे आपने लीज लायबिलिटी पढ़नी होगी। तो लीज लायबिलिटी में भी ऐसे ही नॉन करंट पोर्शन और करंट पोर्शन की बाइफरकेशन होगी। तो बेसिकली वो स्टैंडर्ड भी मैं पढ़ा के फाइनल अकाउंट्स पे जाऊंगा, ताकि फाइनल अकाउंट्स के अंदर अगर लीज की एडजस्टमेंट आए तो वो भी देख लें हमने कोई एसेट लीज पे लिया हो। तो अब ये सारी चीजों से पहले ये करवाना क्यों जरूरी है, आपको अंदाजा हो रहा होगा। मैंने जो स्टैंडर्ड पढ़ाना है, मैंने IFRS 9 पढ़ाना है आपको। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, PNL में क्या आना है, कौन सी PNL में जानी है, कौन सी OCI में जानी है, कौन सी बैलेंस शीट के अंदर कौन से आइटम में कहां नजर आना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ाना है, उसमें भी यही, IAS 12 पढ़ाना है, उसमें भी यही सारी चीजों के अंदर आपके दिमाग के अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए थी थोड़ी बहुत, जो अल्हम्दुलिल्लाह याद है। पर कोई बच्चा कैमरे के उस तरफ बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है इसने साल पहले F3 पढ़ा हो, शायद उसको कुछ भूल रहा हो। तो ये बुनियादी सा एक फॉर्मेट हमने बना लिया इसमें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज भी आ रही थी, इधर देखो। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे लिखने नजर आ जाए। ठीक है, तो मैंने वैसे मोटे मोटे लिख लिए, एक लफ्ज भी ना लिखो काम चलेगा। एडजस्टमेंट्स को पहले करेंगे हम। असल में मैंने ट्रायल की कोई फिगर नहीं उठाई, ना मैंने उठानी है, ना ये तरतीब होगी हमारी। ठीक है, हम एडजस्टमेंट से सवाल शुरू करेंगे, सारी एडजस्टमेंट्स जैसे तैसे भी कर लेंगे, फिर ट्रायल से फिगर्स उठाएंगे, उन्हें पोस्ट करेंगे। हाँ, जो एडजस्टमेंट ट्रायल वाली किसी फिगर को हिट करेगी बस उसको उठा के लाया करेंगे और टिक कर लिया करेंगे। ये तरतीब होगी हमारी फाइनल अकाउंट्स के सवालों की। तो है इंशाल्लाह हो जाएगा हाथ सीधा। ऐसे थोड़ी पहले दिन सारा कुछ आ जाए, को मैं गिदड़ सिंह की थोड़ा ही लेके आया हूं, या ग्लास के अंदर घोल दूं ऐसे करके सफूफ, ये सफूफ है IAS 1, ये सफूफ है फाइनल अकाउंट्स, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप एक सवाल, ये तो ऐसी बुनियादी सवाल है, हम कई सारे सवाल करेंगे क्लास के अंदर तो फिर हाथ सीधा होगा। आप, मैं मिसाल के तौर पे 4 सवाल कराऊंगा तो 8 आप भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उन सवालों को करने के बाद फिर आपका हाथ सीधा होगा। ठीक है, अभी तो बस जरा सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रिवाइज कराई। ठीक है, तो मैं असल में ये देखना चाह रहा था, ये पेएबल्स लिखा हुआ है तो हम भी क्या लिख दें, पेएबल्स। क्रेडिटर्स वैसे होते हैं तो पेएबल्स। ठीक है जी, बस। अब ये भी मिलियंस के अंदर हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही। ठीक है, अब तीसरी चीज, चलो अब फिर वो भी बना ही दो। अब मैंने जबरदस्ती उसको भी ऐड किया है, सवाल में असल में नहीं थी लेकिन ऐड कर लिया ताकि वो भी आपको रिवाइज हो जाए, ताकि ये पहला लेक्चर ही रिवाइज कर दे आपको ये चीजें। उसके बाद फिर ये जब जब हम बनाएंगे इनको तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लैरी की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ, ये ऐसे नहीं करना आपने जैसे मैं लिख रहा हूं, चेंजेस इन इक्विटी पूरा लिखना है प्लीज। ठीक है, ये भी फॉर द ईयर एंडेड बनती है, FYE लिख दिया मैंने, जो करना है कर लो, आपने नहीं करना। लेकिन ऐसे 31 दिसंबर 2015। अब 2 ही आइटम मुझे नजर आ रहे हैं, एक है जनाबे वाला शेयर कैपिटल और दूसरा है जनाबे वाला और वालियां रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है,
और तीसरी चीज होती है टोटल का कॉलम। अब वो बना लेना आप, बल्कि चलो छोटा सा ही सवाल है, मैं वर्किंग्स यहाँ कर लूंगा जरूरत पड़ने वाली। अव्वल तो वर्किंग्स भी नहीं है सवाल के अंदर, जो असल सवाल चलेंगे ना हमारे फाइनल अकाउंट्स के, उनकी वर्किंग इधर आ ही नहीं सकेंगी, एक दो के अलावा। उस दिन वर्किंग्स होगा, वन नोट भी चला करेंगी साथ साथ, सवाल इधर होगा मेन। कोशिश मेरी यही होती है पूरी कि जैसे तैसे भी हो, कोई भी टॉपिक है ना, कोई सवाल है तो वो इस बोर्ड के ऊपर पूरा रहे, ताकि हर डेबिट हर क्रेडिट आपके सामने हो, स्क्रीन ना घुमानी पड़े, आपका कैमरा ना घूमे। लेकिन फिर कभी कभी मजबूरी भी होती है, ठीक है। बफलो ब्राउन, मजबूरी, मज समझते हो, मज मज, बफलो गाय नहीं होती है, वो काव होती है। अच्छा चलो जी, तो जो बफलो होती है ना, बफलो, उसको पंजाबी में मज कहते हैं, ठीक है। और ब्राउन भूरी को कहते हैं, ठीक है। तो हमारी क्लास में जो मजबूरी है उसको हम बफलो ब्राउन कहते होते हैं, ठीक है, मजबूरी। अच्छा चले, ओपनिंग बैलेंस आएगा, ये भी साथ साथ पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, पंजाबी भी। ओपनिंग बैलेंस आएगा, ओके। ये ओपनिंग बैलेंस अंग्रेज़ां नूं पंजाबी पढ़ानी है जी, ये हर किसी का काम थोड़ा ही है, ओके। ओके, नाउ द फॉर्मेट इज डन एंड डस्टेड। नाउ आपको अगर किसी चीज की अब जरूरत पड़ रही है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल की पड़ रही है, जो मुझे सामने ही नजर आ रहा है। क्यों पड़ रही है जी? क्योंकि सवाल में ट्रायल के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है, परचेज नजर आ रही है, और फिर अदर इंफॉर्मेशन में जाके क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा होगा, आपने फिर लड़ पड़ना इस बात पे भी है। ओपनिंग इन्वेंट्रीज, परचेजेस, ये तो है। चलो शुरू करते हैं यार एडजस्टमेंट्स। ये तो बस मैंने वैसे ही आपको जरा रिवाइज कराया फॉर्मेट। तरतीब हमारे सवाल की क्या होगी, इधर देखो, तरतीब हमारे सवाल की ये हुआ करेगी, हम यहाँ पे आकर इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग देंगे, ये सारा कुछ लिख लेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई मसला नहीं है, जो वर्किंग होगी वो चली जाएगी। फिर बैलेंस शीट में आएंगे, नॉन करंट एसेट्स जो ट्रायल के फेज से नजर आ गए एक दो वो लिख देंगे कि उन्होंने आना है, वर्किंग से फिर बैलेंस निकालेंगे और बाकी दो दो लाइनें खाली छोड़ते आएंगे, ठीक है। ये सारे आइटम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्किंग जरूरत के हिसाब से चलाते जाएंगे। जैसे सबसे पहली वर्किंग क्या आ रही है, सबसे पहली एडजस्टमेंट है इन्वेंट्रीज 31 दिसंबर 15 पर है 127 मिलियन। अब 127 मिलियन की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, बचपन में याद है अदर इन्फॉर्मेशन इसाजा कराम ने आपको यूं बताया होगा, ट्रायल वाली हर चीज का सिंगल इंपैक्ट आता है, जबकि एडजस्टमेंट जो एडजस्टिंग एंट्री होती है उसकी डबल एंट्री होती है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट का पता है, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री आती है आपको? अच्छा, वो होती डबल एंट्री थी, बस किसी ने आपको बताया नहीं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि डबल एंट्री थी। कैसे, मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता नजर आता था? कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलती है? हम माइनस, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल की नेचर क्या है मैं बताता हूं, मैं इसीलिए आया हूं, ठीक है। कॉस्ट, अल्लाह ने दुनिया में भेजा शायद इसीलिए, बहुत सारी चीजें आपको पहली बार बताने के लिए। जी देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट मींस एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल, सेल का एक्सपेंस, तो एक्सपेंस की नेचर क्या होती है? डेबिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल में से अगर एक चीज माइनस हो रही है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल का जो डब्बा है उसको क्या कर रही है? कम। आंसर हो क्या कर रही है? कम। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता था, होता था ना कम। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम देखो, हर ट्रायल वाली फिगर एक दफा नजर आती थी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं होता था ना, अदर इन्फॉर्मेशन उठाते थे। बचपन की बात याद करो तो वो दो जगह नजर आता था आपको, एक जगह कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस हो रहा होता था, दूसरी तरफ बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में पड़ा होता था। ये ऐसे नहीं पड़ा होता था और माइनस होता था, ये डबल एंट्री होती है। वो डबल एंट्री क्या होती है? बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स पीएनएल के अंदर क्रेडिट। अच्छा, होती ओपनिंग स्टॉक की भी जनरल एंट्री है, छोड़ो, लेकिन वो अब बस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो सादा बात मैं करके दिखाता हूं। लेकिन फिलहाल इधर देखो, मैं आपको प्रूफ कर दूं जरा कि ट्रायल में नजर आने वाली हर चीज का एक इंपैक्ट होता है। जैसे हमने बात की कि कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके, ऐसे ही है। अच्छा, अब ओपनिंग इन्वेंट्री देखो कहां पड़ी है, मैं ट्रायल में आया, ठीक है। ये ना आज आपने बस कुछ नहीं करना, इस सवाल को सिर्फ दो गुबारी करना है, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि हाथ सीधा हो जाए, क्योंकि फिर बेटा हर टॉपिक में मैंने ना एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, तो दिमाग में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट चलेगी अनलेस कि हम फाइनल अकाउंट पे पहुंच जाए।
तो जब फाइनल अकाउंट से पहुंचेंगे तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, बस कुछ चीजें इकट्ठी करके वो दे दी गई होंगी, उनको संभालना सीखना है बस फाइनल अकाउंट्स में, और कुछ नहीं सीखना, वो पहले ही सीख चुके होंगे सारा, ठीक है। अच्छा, अब ओके जी, इन्वेंट्रीज ओपनिंग 118 ट्रायल में पड़ी है, एक ही दफा नजर आएगी 118। यहां पे मैं रुपीज इन मिलियन नहीं लिख रहा है, डॉलर इन मिलियन, वो एक ही बार आंसर लिख दूंगा ना, काम चल जाएगा, ठीक है। अगर बहुत तकलीफ हो तो यहां भी लिख लो, मुझे मसला नहीं। अच्छा, अब उसके बाद परचेजेस ढूंढो, परचेजेस परचेजेस परचेजेस, ये देखो ट्रायल में परचेजेस पड़ी, ये टिक करता जा रहा हूं मैं, जो फिगर्स उठती जा रही हैं, ठीक है। 118 गया, 25 42। मजे का ट्रायल तो मैं उसको समझता हूं जिसमें डेबिट क्रेडिट भी अलग ना करे, मजा तो तब है। आपको पता होना चाहिए डेबिट क्या क्रेडिट क्या, फिर टेस्ट में करेंगे फिर। अच्छा, तो 25 42 क्या आ गया, परचेजेस, अंग्रेजी पेपर पढ़ा रहा हूं ना, परचेजेस 25 42 परचेजेस आ गई, ओके गाइजेस, ओ सॉरी इतनी भी फास्ट इंग्लिश नहीं है। अच्छा जी बेटा, अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नजर नहीं आ रहा, कहां पड़ा हुआ है, अदर इंफॉर्मेशन में वो कहता है इन्वेंट्रीज ऑन 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 127। अब ये चूंकि ट्रायल में नहीं है, इसकी डबल एंट्री होनी है। अब वो डबल एंट्री ही तो आपको पता नहीं थी, बस आप कर लेते थे। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको पता था, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि आपको पता है, तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपको पता है, ठीक है। तो एंट्री बोलो, बेसिकली हमें बचपन में यूं सिखाया गया था कि ये परचेजेस हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड, ये इस पीरियड में बिकी नहीं है, तो इनको एक्सपेंस ना बनने देना, इनको यहां से कर दो माइनस और जाके एसेट्स में लिख दो। अब असल में तो ये डबल एंट्री ही तो थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रही है और स्टॉक इधर जाके तो क्लोजिंग स्टॉक की। अच्छा, सिस्टम भी इन्वेंट्रीज के दो होते थे ना, पीरियोडिक परपेचुअल, चलो कभी जिक्र कर लेंगे इसका भी, फिलहाल ये पीरियोडिक ही है, ठीक है। परचेजेस नजर आ रही है, परचेज का लेजर बनता है पीरियोडिक में, तो एंट्री बनी इन्वेंट्रीज डेबिट 127 से और 127 से कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये वो डिब्बा आपका बन गया, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई, हाँ अभी वैसे करता नहीं हूं टोटल, कुछ और ना कटा खुल जाए। ऐसे भी हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती और प्लांट एंड मशीनरी की भी डेप्शन आती है और वो कहता है कॉस्ट ऑफ सेल भी डाल दो, तो वो यहाँ पे ऐड करनी पड़ सकती है। वैसे तैयार कर रहा हूं आपको, अभी तो ऐसा नहीं है सवाल में, ठीक है। चलो अब जी ये देखो, अभी एक एडजस्टमेंट आई और उसके साथ दो चीजें मेरी ट्रायल से भी उठ गई, लेकिन मैं अभी भी अपने उन अल्फाज पे कायम हूं जो F3 के उस्ताद ने आपको पढ़ा के भेजे थे। हाँ वो अलग बात है कि यहां पे हो सकता है कुछ सवाल ऐसा भी है जिसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी हुई हो, लेवल बढ़ गया ना, ठीक है। खैर मैं अभी भी कायम हूं। ट्रायल में 25 42 उठाया आपने और 118 उठाया, वो ट्रायल वाली दो फिगर्स पूरे सवाल में आपको सिर्फ एक दफा नजर आ रही है, ओके। और अदर इंफॉर्मेशन में पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, ये क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन में तो इसकी डबल एंट्री है, डबल एंट्री तो देख लो, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ठीक है। चलें आगे, चलें। करंट टैक्स इज टू बी प्रोवाइडेड, प्रोविजन क्रिएट करते हैं। असल में ना करंट टैक्स भी एक अंदाजा होता है, ठीक है। हम अगर पाकिस्तानी टैक्स की बात करें तो अखीर ही होती है, वही पड़ी होती है, ठीक है ना, कि जो प्रॉफिट हम निकालते हैं टैक्स वाले उसमें से 7600 चीजों को मानते ही नहीं है, ठीक है। वो नॉर्मली ना टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं वो कैश बेसिस पे चल रही होती हैं, ठीक है। हम प्रोविजन क्रिएट कर करके हमने मत मारी होती है प्रॉफिट की, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये सारी चीजें रिवर्स करो, हमारे वाली चीजें लो। फिर हमारे डेप्शन रेट्स डिफरेंट होते हैं, उनके डेप्शन रेट्स डिफरेंट होते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारा और उनका इख्तलाफ होता है, जो होता आर्जी ही है, ठीक है। लेकिन करंट टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमें अंदाजा लगाना पड़ता है अपने प्रॉफिट में कुछ चीजें हम अपनी और उनके इख्तलाफ वाली जो होती हैं, तो अपनी वाली रिवर्स करके उनकी वाली रिकॉर्ड करते हैं और जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकलता है उस पर एप्लीकेबल रेट लगा के टैक्स निकालते हैं। ये करंट टैक्स है जिसकी एंट्री होती है, अगर आसान अल्फाज में बात करूं तो इसकी एंट्री होती है करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। बड़ी वर्किंग करके निकालते होते हैं आप लोग, लेकिन आपको सवालों में मिलेगा निकला निकलाया, ठीक है।
और इसका टेक्निकल नाम बताऊं, IS 37 पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, IS 37 थोड़ा सा प्रोविजंस लफ्ज एक आपने पढ़ा हुआ है। प्रोविजन एक ऐसी ऑब्लिगेशन कहते हैं जिसकी टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टन हो। तो टैक्स जो है इसको पे करने की डेट तो शायद सर्टन हो आपके पास कि इस दिन तक हमने पे कर देना है, लेकिन अमाउंट सर्टन इसलिए नहीं होती कि जब आप पे करने जाते हो टैक्स वाले कहते हैं ऐ की हमारे हिसाब से तो ये नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए जब तक वो फाइनल ना हो जाए, असेसमेंट नहीं हो जाती, तब तक हम इसको प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी असल लफ्ज इसका क्या है, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, असल लफ्ज है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रोविजन फॉर करंट टैक्स क्रेडिट। लेकिन फिलहाल पहला दिन CTE डेबिट, CTP क्रेडिट। क्या लिखा मैंने, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेबल टू हुकूमत क्रेडिट, जेडे मुल्क से बैठे हो, ओके। तो CTE डेबिट, CTP क्रेडिट कितनी जी, अब इधर देखो, ये भी डबल एंट्री हो रही है नहीं हो रही है, अब ये नजर आएगी आपको। ये पूरा ट्रायल आपने देखा, कहीं पे आपको करंट टैक्स नजर नहीं आया। अभी तो इंशाल्लाह IS 12 पढ़ेंगे तो अंडर ओवर प्रोविजन भी देखेंगे। पिछले साल में हमने जो सोचा था इस साल में उससे ऊपर नीचे पेमेंट होगी तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ये सब स्टेप बाय स्टेप सीखना है बेटा। आज पहला दिन है, आज मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, आज तो मैं सिर्फ मैदान सीधा कर रहा हूं कि मैंने जब आपको आगे पढ़ाना शुरू करना है तो हर टॉपिक की चीज जो भी मेरी एक आदत है, मैं फाइनल अकाउंट्स का वेट नहीं करता, जो टॉपिक पढ़ाता हूं उसके अंदर मैं फॉरेन एक्सट्रैक्ट्स पे जाता हूं। ये टॉपिक पढ़ा, हाँ भाई P&L में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, कहानी खत्म। लेकिन फिर ये तो नहीं फाइनल अकाउंट्स नहीं करने। लेकिन जब फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं तो हर टॉपिक इंडिविजुअली आपके दिमाग में पहले सिर्फ P&L बैलेंस शीट में पहुंचा होता है, बस आपने उस इकट्ठे को मैनेज करना सीखना होता है। तो चूंकि मैंने हर टॉपिक के अंदर आपको एक्सट्रैक्ट्स में पहुंचाना होता है, तो फिर इसलिए मेरी चाहत थी कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा भी दूं मैं, और फिर दिल करता है बातें बंदा आपसे करता जाए तो बातें ज्यादा हो गई, ठीक है, कोई मसला नहीं। सोचा तो मैंने था कि कम से कम ये तो चलो देखें, आपको होमवर्क देना था, ये एक सवाल रीवैल्यूएशन का भी करवा दूं, लेकिन कोई नहीं, अब कल प्रॉपरली IS 16 शुरू करेंगे तो रीवैल्यूएशन ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद खत्म भी हो जाएगी। आसान सी चीज है, क्योंकि मजे की बात यह है कि आपने ये पढ़ रखी है F3 में, लेकिन आपने पढ़ी है किस फॉर्मेट पे वर्किंग की, किस तरीके से की, वो डिफरेंट हो सकता है। तो अब एक क्लास में तो एक ही फॉर्मेट चलता है, सारे असातिज़ा कराम बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, लेकिन अब एक क्लास में डिफरेंट अप्रोचेज नहीं चल सकती, इसलिए मैं फिर एक अप्रोच पे ले आऊंगा जिसको फिर सारे F7 के अंदर हम पढ़ते रहेंगे, और वो हेल्पफुल होगी, इजी टू अंडरस्टैंड होगी, इजी टू हैंडल होगी, और उसके बाद आगे भी उसकी हेल्प आपको फाइनेंशियल्स बनाते हुए बहुत ज्यादा होगी। तो इंशाल्लाह उस फॉर्मेट में वर्किंग को ले आएंगे, ठीक है। तो खैर देखो ना, गलना असल में शुरू है ना, बातें जरा पहले 2-3 दिनों में ज्यादा होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें कम काम ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, क्या करने लगा था मैं, हाँ, करंट टैक्स की डबल एंट्री करेंगे तो फिलहाल तो सीधा सीधा मिल गया आपको CTE डेबिट एक्सपेंस बढ़ रहा है। अब कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको किसी वर्किंग में लाने की जरूरत नहीं है, जो सीधी चीज मिल जाए वो सीधी लिखो। कितना है 75 से एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना इधर नेगेटिव साइन से आता है ना, एक्सपेंस डेबिट, और इधर देखो 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 देखो, ओ माय गॉड, इधर देखो करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। होर ते कोई मसला नहीं हो रहा मैनू, सिवाय किसके, मेरा बोर्ड मुकन लाला जी, ठीक है। तो जब मैं फाइनल अकाउंट्स के सवाल करूंगा तो सबसे पहली चीज जो अभी एडवांस बता रहा हूं वो क्या है, ये नाम नूम मैंने नहीं लिखा करना, इधर लिखा करूंगा PPE। आपने बोला PPE से शुरू करना है, आप बोलते तो यहां पे फिर इक्विटी से जहां शेयर कैपिटल लिखता। खैर, तो ये मेरा बैलेंस शीट यहां शुरू करेगी PPE, नाम नूम आप लिख लेंगे, इतनी जगह नहीं होती भाई, ये सवाल अभी बड़े होते जाने। अच्छा, तो करंट, अच्छा देखो सॉरी डबल एंट्री कर रहा था, बीच में फिर बातें आ गई। तो CTE डेबिट एक्सपेंस का बढ़ना शो किया, और CTP पेएबल क्रेडिट डबल एंट्री आई, दो एडजस्टमेंट की, दोनों डबल एंट्री से। अच्छा, अब जब मैं IS 12 पढ़ा रहा हूँ तो ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेगी। IS 12 में मैं आपको वर्किंग करा के कहूंगा, हाँ भाई करंट टैक्स की एंट्री कर दो या एक्सट्रैक्ट्स बना दो, मैं दोनों भी नहीं, मैं एक एक्सट्रैक्ट मांगूंगा, मैं कहूंगा हाँ भाई इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाओ, तो सिर्फ 75 आपने दिखाना होगा SOCI लिखकर, एक्सट्रैक्ट्स ब्रैकेट में लिखकर, तो पता हो ना पूरी, ये सिर्फ वो काम कर रहे हैं। ओके, फाइनल अकाउंट हमारे सिलेबस में है, लेकिन आज सिर्फ बता रहा हूं मेरी तरतीब क्या होगी सवाल कराने की, फिर फाइनल अकाउंट सिलेबस वाला करेंगे इंशाल्लाह। हुनूज दिल्ली दूरास्त, वैसे मिसाइल पहुंच गए सन। अच्छा सॉरी जी, अच्छा क्या किया हुआ था मैं,
एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। नेक्स्ट, लोन इज रीपेएबल बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर। अब देखो जी, लोन कितना है? 18 रुपए। लोन टोटल कितना है? बोलो 18 मिलियन डॉलर। अच्छा ठीक है यार, मैं रुपए बोल भी दूं तो ऊपर डॉलर लिखा हुआ है ना, ठीक है, समझ आया करो। अब यार मैंने आपको सादा सी बात की है, जो है जैसा है बस सामने ही है, ओके। हाँ, कोई ढका छुपा थोड़ा ही अब है ना। अब ज्यादा सीए को पढ़ाता हूं तो है ना, फिर रुपीज मुंह से निकल जाता है ना। अब क्या मसला है? अच्छा, अब लोन 18 मिलियन का है, यकम जुलाई 15 को हमने ये लोन लिया था। समझाऊं थोड़ा सा? वैसे तो ये F3 से भी पहले का कोई पेपर है अकाउंटिंग का आपका? उससे भी पहले शायद आपने वैसे ही अपने बचपन में सीख लिया हो कहीं। भाई इतनी सादा बात है। हम इस वक्त खड़े हैं 2015 वाले साल में, है ना? ओके, तो 31 दिसंबर 15 पे हमारा ईयर एंड होना है। हमने यहां पर करके एक लोन लिया 18 का, और वो कह रहा है कि ये 3 बराबर किस्तों में पे होना है, 6 6 6 कर, ऐसे ही है। और बोलो अब हम 15 में खड़े हैं, तो अगले एक साल में कितना पे हो जाना है इस 18 में से? भाई है सारा 18 इस वक्त 31/15 पे पेएबल, लेकिन कितना अगले यहां खड़े होके 31/15 पे खड़े होके फोर्सिएबल फ्यूचर अगले 12 महीने में कितना पे हो जाना है? आप कहां खड़े हैं? मैं आपको आप दिखाऊं? मैं आपको आप दिखाऊं? ये आप खड़े, ठीक है। तो इस दिन खड़े होके आपके ऊपर 18 रुपए की लायबिलिटी है, लेकिन इस लायबिलिटी में से कितनी अगले एक साल में खत्म हो जानी है? 6 मिलियन की, और बाकी की लायबिलिटी अगले एक साल में भी खत्म नहीं होनी। अब तरीका वारदात क्या है? आप दोनों में से कोई एक काम करें, या आप करंट निकाल लें और टोटल में से करंट माइनस कर दें, बाकी क्या बचेगा? नॉन करंट। या आप नॉन करंट निकाल लें, टोटल में से नॉन करंट माइनस करें तो बाकी क्या बचेगा? करंट। क्या पसंद करेंगे? जो है क्या बोलो? बता नहीं, कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं ना, कोई एक करना है। ये क्या बात है? कुछ भी कोई एक करो। करंट पहले क्यों? नहीं पहले क्यों? आसान है, आसान है। 25 साल का लोन होता तो ज्यादा आसान किसको देखना है? अगले 12 महीनों को या अगले 23 सालों को? तो आसान क्या है? करंट। तो पहले निकाल लिया करेंगे करंट पोर्शन, टोटल में से करंट माइनस कर देंगे, बाकी क्या बचेगा? ठीक है, वो ये सवाल आसान है तो क्या हो गया? मुश्किल भी तो आ सकता है, आपको तो मुश्किल ही आना है। अच्छा जी, इधर देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन मैंने पहले निकालना है। इधर देखो, ठीक है, मैंने कहा जी 18 मिलियन के लोन में से 3 बराबर किस्तें साल के बाद होनी है। अब वर्किंग यहां शो कर दो, कोई मसला नहीं, बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। तो 6 जो है वो अगले 12 महीने में आपका पे हो जाना है, और टोटल जो 18 है उसमें से 6 अगर अगले 12 महीने में पे होना है तो 12 अगले 12 महीने में भी पे होने वाला रहता होगा। लेकिन इधर देखो, ये बैलेंस शीट है एज ऑन, देखना चांद, देखना इधर, ये 31 दिसंबर 15 की बैलेंस शीट है। एज ऑन 31 दिसंबर 15 मेरे ऊपर 18 रुपए की ही लायबिलिटी है स्टिल। और ये है ना, समझ लेना खुदा के लिए कि 12 रुपए की लायबिलिटी रह गई, 6 पे हो गई है ये भी पेएबल है, ये भी पेएबल। अगर लोन का लेजर बने ना, लेजर, तो लोन का ये जो लेजर होगा इसमें कैरी डाउन में 18 ही पड़ा होगा बैलेंस शीट ईयर एंड के ऊपर। लेकिन IAS 1 कहता है इस 18 को तोड़ के दिखाओ, जितना अगले 12 महीने में पे हो जाना वो करंट में दिखाओ, बाकी नॉन। ऐसे ही लीज के अंदर भी करना पड़ेगा। तो ये बुनियाद किसकी बनी? जब लीज IFRS 16 कराऊंगा तो उसमें एक्सट्रैक्ट्स ही बनेंगे वहां पे भी। तो लीज लायबिलिटी करंट नॉन करंट पोर्शन में बाइफरकेट करने की तरीका वहां सिखाऊंगा, लेकिन पता तो करंट नॉन करंट है क्या, ठीक है। तो ये जरा छोटा सा इसलिए मैंने ये पॉइंट भी डाल दिया था आज, ठीक है भाई। देखो ना, आप सब पढ़ के आए हो माशाल्लाह, आपको सब समझ आ रही है, लेकिन एक बार मैं तो तसल्ली करनी है ना, ठीक है। ये तसल्ली क्लास, टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा? तसल्ली। अच्छा हाँ जी, तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई, लेकिन एक थोड़ा सा मसला है। असल सवाल में ये नहीं था, मैंने डाला इसको, एक्रूवल मैंने कहा जरा रिवाइज करेंगे। कहता है जी
इंटरेस्ट इज पेड सेमी एनुअली ऑन यकम जनवरी, यकम जुलाई हर साल। अब इधर देखो, 18 का लोन अगले साल 6 पे होना है तो जाकर 12 होगा। खैर 18 का लोन हमारे इस साल में कितने महीने इस्तेमाल किया गया? 6 महीने। अगर मिसाल के तौर पर ये जो आप यहां खड़े हैं, आप यहां पे बैंक को कहें ना जी ना, मैंने तो सूद जो है ना उसका लेन देन नहीं करना, ये पकड़ो अपना लोन वापस, तो बैंक क्या कहेगा? हाजी साहब 6 महीने का इंटरेस्ट भी निकालो और लोन वापस कर दो, ठीक है, आइंदा के लिए ना से। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक आपने ये लोन, ये पैसा अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लिया है, तो इसकी जो कॉस्ट आपने पे नहीं भी की, पेबल तो है, उसकी एंट्री करेंगे। तो एक्रूवल की एंट्री करनी है आपने, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। क्यों मैं परेशान हूं? जगह यहां पे पूरा कम है। ओके, तो कोशिश करता हूं मैं यहां पे इसको फिट करता हूं। या अल्लाह आगे कुछ नहीं है, शुक्र है। ठीक है, तो हाँ जी, अब एक तो तरीका ये है कि आप यहां पर वर्किंग करें फाइनेंस कॉस्ट की, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक ही एडजस्टमेंट है तो यहां वर्किंग की बजाय ब्रैकेट में करें, जहां तक ब्रैकेट मुमकिन हो। तो फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ इंटरेस्ट ही आ रहा है लोन का, लीज का भी होता, लोन का भी होता, बैंक चार्जेस भी होते, कमीशन भी होता, लटरम भी होता, पटरम भी होता। तो हम फिर फाइनेंस कॉस्ट का एक वर्किंग या नोट बनाते, उसमें सारों को इकट्ठा करके ऐड करके एक फिगर यहां ले आते। है ये एक पहला दिन। ठीक है, तो फिर फाइनेंस कॉस्ट यहां पे कैलकुलेट करो। लोन की अमाउंट है 18 मिलियन, इंटरेस्ट रेट है 12%, लिखे या ना लिखे, पर एनम होता है इंटरेस्ट रेट, अनलेस कि वो खुद कह दे 12% सेमी एनुअली है या 12% मंथली है। तो इंटरेस्ट रेट बाय डिफॉल्ट लिखा हो ना 12%, वैसे लिखा हुआ है 12%? नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। इंटरेस्ट पेएबल सेमी एनुअली है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? 12%। हाँ, तो ये अच्छा हो गया ना, ठीक है, नहीं लिखा तो 12% सिर्फ लिखा हुआ है, नहीं बताया कि ये रेट एनुअल है या सेमी एनुअल या क्वार्टरली है या मंथली है। तो इंटरेस्ट रेट बाय डिफॉल्ट पर एनम ही होता है। ठीक है, तो आपने एनुअल इंटरेस्ट रेट लगाया, अब ये पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन आपने तो 6 महीने सिर्फ लोन इस्तेमाल किया है, तो 6/12 कर दो। आंसर इज कितना? 1 पॉइंट। यार ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? इसको 1.08 ही लिखूंगा मैं फिलहाल, तो क्या हो सकता है अब 1.08 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश आ गई आज मुझ पे। 75 भाई जरा थोड़ा सा ऊपर हो जाओ यार, थोड़ी एडजस्टमेंट करो, पाकिस्तानी कौम है हम, एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं जी। कितना? 1.08 देखो ना, अब राउंड से उस वक्त मैंने ख्याल ही नहीं किया, इंटरेस्ट रेट वो रखता कि राउंड से फिगर आती। चलो खैर, अब जो मुझे पॉइंट पढ़ना था वो पढ़ गया। वैसे अगर आप राउंड करने तो मैं राउंड कर लूं? जज़ाकल्लाह यार, जिंदे रहो हैं, जज़ाकल्लाह यार। तो 1 रुपये का, $1 का, $1 मिलियन का ये तो पाकिस्तान की बैलेंस शीट लग रही है मैनू, जिन्ना को लोन है साढ़े ते हैं जी, और इंटरेस्ट तो $1 मिलियन। एंट्री डबल बोलो, डबल एंट्री बोलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, नेक्स्ट। भाई जरा पॉज करें। अच्छा जी, आ जाए जी, आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है, और वो एडजस्टमेंट है डेप्रीकिएशन। डेप्रीकिएशन होता है ना? अच्छा, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, हर बात मान लेता है, यस सर करता है, ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना है। जब चैप्टर पूरा करना है ना मैंने, कोई भी, तो आपने फिर किताब को पढ़ के देखना है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं कोई दावा कर रहा हूँ यार मैं बड़ा माड़ा बनना, तो कुछ रहेगा तो मुझे बता देना ताकि मैं करा दूँ। ठीक है, इंशाल्लाह नहीं रहेगा, लेकिन आपने ऑडिट करना है, हर टॉपिक के बाद ऑडिट करना है। ठीक है, यानी आप रिपोर्टिंग के साथ साथ ऑडिट भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। अब मेरा मशवरा, वैसे तो ब्रैकेट में भी काम चल जाएगा, लेकिन मेरा मशवरा था, पहला दिन है तो वर्किंग नंबर 2 मैं कर रहा हूं जी पीपीई के लिए, और मैं नोट कोई नहीं बना रहा पीपीई का, फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कॉस्ट ट्रायल से उठाओ। कॉस्ट कितनी है ट्रायल में? ट्रायल में वो कहता है कि
पीपीई 2830, नहीं मिक्स हो रहा है तो स्केल इसीलिए है ना, ये देखो 2830 स्केल इसलिए भी जरूरी है, कभी कभी लोड पै जाती है जी। तो 2830, बल्कि वर्किंग की भी जगह खुली डुली रखते हैं, 2830 रुपए की कॉस्ट है। ये वो एसेट अकाउंट का जो क्लोजिंग होता है, ठीक है। अब ओपनिंग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है, इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन तो हुआ नहीं। तो जो साल के शुरू में पीपी थे वही साल के एंड पे, बिका भी कोई नहीं है हमारे सवाल में, ठीक है। अच्छा, लेस होता है इसमें से अक्यूमुलेटेड। अच्छा, अक्यूमुलेटेड का लेजर तो बनाना आता ही होगा आपको। अक्यूमुलेशन का लेजर होता है ओपनिंग लेट से 5, डेप्शन फॉर द ईयर आ गई 1, तो क्लोजिंग बन गया 6, ऐसा ही है ना। अब यही काम मैंने यहां पे ब्रैकेट में कर लेना, जरा अवॉइड करना है वर्किंग को, जरा टाइम बचा लेना। मैंने यहां पर ओपनिंग अक्यूमुलेटेड ऑप्शन को लिख लेना है, ये रही 918। ये यहां पे जो ओपनिंग लिखना था, ओपनिंग यहां पे लिख लिया। अब ये एक्सपेंस कैलकुलेट करना है और इसकी एंट्री मार देनी है, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रीसिएशन, एक तो मैं ये बड़ी मुसीबत एंड ते पाती सी है अपने आप नू, क्या डेप्रीसिएशन किसको भेजनी है, किसको चार्ज करनी है, एडमिन कॉस्ट को। अब एडमिन कॉस्ट ना ऑलरेडी पहले से ट्रायल में आ रही है, एडमिन चार्जेस कह लो, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन अगर अभी चार्ज होनी है तो ये अभी तक उसमें शामिल नहीं हुई, तो अब शामिल कर लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से मुझे यहां पर एक वर्किंग करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा, नंबर पहले सीधा कर लो पायन, वर्किंग 3, नाम होगा इसका टोट बटोट, टोट बटोट। हाँ, फिर क्या नाम होगा, बोलो। हाँ, नहीं तो बोलो ना भाजन, एडमिन कॉस्ट, वो उधर लिखा हो जो एडमिन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस जो भी लिखा हो, यहां लिखो ना उसको। बैठे हुए हैं मुंह चुक के, मुंह तो साइड पे रख दो फिर। अच्छा, अब यहां पर हम लिखेंगे एज पर ट्रायल लिख लो, आपकी मर्जी है, या एडमिन चार्जेस जो ट्रायल में नजर आ रहे हैं वो एक ही बार नजर आने हैं, ठीक है। वो कितने नजर आ रहे हैं जी, 342 मिलियन डॉलर, 342, माशाल्लाह। रुपीस को डॉलर में किया, चस नहीं आ गई है, मिलियन चलो जी, 342। अब डेप्रिसिएशन जो है वो पीपी की चार्ज करनी है, उसकी डबल एंट्री क्या होनी है, एक्सपेंस डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। अब एक्सपेंस ये पड़ा है, डेबिट मतलब उसको यहां पे ऐड कर देंगे, और अक्यूमुलेटेड डेप्शन ये पड़ा है, क्रेडिट करते हैं। ये नहीं मैंने यहां पे रख दिया, तो क्रेडिट मतलब इसकी नेचर क्रेडिट है तो इसको बढ़ाना है, तो ये यहां पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन यहां पे शो कर देते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड रखा था मैंने, तो कॉस्ट है 2830, इस पर लगाओ 10%, आंसर आ गया 283। 283 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया क्रेडिट। डबल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री डबल होती है, ठीक है। डबल एंट्री नजर आ गई आपको, ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं कर रहा, लेजर लूजर बनाने आते हैं ना, डबल एंट्री कुछ सीखी थी ना, फिक्स एसेट खरीदने की, डेबिट करने की एंट्री तो आती है ना। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि इतना तो आता है आपको, नहीं आता तो मैं शुरू से शुरू कर देता हूं, कोई मसला नहीं, खैर 2 नहीं 3 महीने में कर लेंगे, खैर। अच्छा, पेपर ही तो देना है सर जी, बोले 1201, ये माइनस हो गया, ये बुक वैल्यू आ गई कितनी, बुक वैल्यू नहीं, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू 1629। तो पीपीई की बुक वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में नजर आया करती है, ठीक है। तो ये मैंने बस इसको देखो रिप्लेस किया है, ये यूं था असल में, ब्रॉड डाउन ये होना था, डबल एंट्री पढ़नी थी, एक्सपेंस डेबिट, ये देखो एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट कितना है 283, और क्लोजिंग आपका बैलेंसिंग आ जाना था 16, ये 1201, ये 1201 आपने उठा के इधर लिखना। तो मैंने कहा ये लेजर अवॉइड करो, डायरेक्ट करो ब्रैकेट के अंदर, बस ये काम किया, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो लेजर बना लो, खैर लो भाई, ठीक है। अब ये कहां जाएगा, ये भागा भागा उड्डा उड्डा जाएगा, वर्किंग 2 से रेफर होकर 1629 पीपीई फेस पे नजर आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? अब पीपीई जब मैं करवाऊंगा तो मैंने तो एक्सट्रैक्ट में सिर्फ पीपीई की बुक वैल्यू लिखनी है,
पता आपको होना चाहिए कि वो एसेट की कॉस्ट लेस अक्यूमुलेशन होकर आती है। आमिर भाई जाग जाए। अच्छा बस थोड़ी सी क्लास रह गई है, जाग जाए। ओके नाउ नेक्स्ट एक और चीज भी है हमारे पास, वर्किंग फोर, नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, खैर है। वो क्या चीज है जी? इन टांगीबल, इन टांगीबल, इनटांगीबल की कॉस्ट कितनी है? ये पेटेंट है एक इनटांगीबल एक ही हमारे पास, ठीक है। ये है जनाब हमारे पास 26 रुपए का। इसको भी 10% डेप्रिशिएट करना है। और मैंने एडजस्टमेंट में क्या बोल दिया था, इस डेप्रिशिएशन को कहां फेंक दो। चलो जी, वक्त ही पाया अपने आप में। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छा है, आपका तो फायदा हो गया ना, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायल से उठा लो पेटेंट की कॉस्ट को, कितनी है जी? 26। अब इसमें से लेस क्या करना है मैंने? अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को। अब ओपनिंग भी ट्रायल में से उठा लो, कितनी है जी ओपनिंग अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन पेटेंट्स की? ओनली 5 रुपए। 5 रुपए, 5 रुपए नहीं, वो तो 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, आने जाओ ते खाने जाओ। ये आपने 1 2 3 4 ट्रायल से फिगर्स उठाई हैं, तो इनको टिकू नहीं किया आपने, बाद में डबल ना उठा लो। ये भी मैं उठा के ले गया, फिर ये इस तरह से चलेगा काम। 86 उठा लिया, 5 उठा लिया, फिर 2830 उठा लिया, 26 उठा लिया। तो जब आप वापस ट्रायल पे आएंगे ना बेटा, तो ये चीजें आप ऑलरेडी लेकर जा चुके होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसलिए फिर इनको दोबारा आपने नहीं हिलाना, बस जो रह जाएंगी उनको बस पोस्ट कर देंगे। लो भाई 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है, करनी किसको है? कर लो कमाई। इधर लिख दूं फिर वर्किंग नंबर, ये जगह पड़ी है वर्किंग नंबर 5। ये जी क्या चीज है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यहां मैंने क्या लिखा है? सेलिंग एक्सपेंस लिखा हो तो मैं यही लिख दूं। वैसे असूलन मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, मुझे जो लफ्ज लिखा हो ना सवाल में वो लिखना चाहिए था। खैर चलो कोई गल नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हो गया जो होना था। सेलिंग एक्सपेंस एज पर ट्रायल, एज पर ट्रायल लिख दो या गिवन लिख दो। अब सेलिंग एक्सपेंस भी ट्रायल में से लबो, कहां से लबा आपने? फिर मैं पूछूं आपसे, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखा हुआ था यार, असूलन मुझे यही लिखना चाहिए था, गलत हो गया मुझसे। खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। 175 ले लो, 175 ही है एज पर ट्रायल। स्पीडें चेक की है मेरी, ऐसे में तेज तेज सवाल कराता होता। 170 छेड़ते हो मुझे, आखिरी क्लास होती है मेरी ये दिन की, तो मुझे छेड़ा ना करो इसको। अच्छा अब जी अमोर्टाइजेशन की एंट्री भी बिल्कुल लाइक डेप्रिसिएशन है, बस फर्क ये है कि अमोर्टाइजेशन की डेबिट सेलिंग एक्सपेंस को पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा आकर अमोर्टाइजेशन। अब 26 रुपए का इनटांगिबल है, 10% एंट्री, 3 कर लूं, 3 राउंड अप कर लूं, इजाजत है? अब एंट्री देखना, एंट्री अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। ये हो गया 8, ये बच गया 18, और ये उड्डा उड्डा जाएगा और फेस पे जाकर वर्किंग नंबर 4 18 यहां नजर आने लग जाएगा। अब एडजस्टमेंट्स आर ओवर एंड आउट, ये भी हो गई, ये भी हो गई, कोई मसला। अब सिर्फ रह गया है ट्रायल में बकाया जात रह गए हैं, ठीक है। वो बकाया जात सीधे सीधे जाने हैं, उनकी कोई एडजस्टमेंट होती तो निकलना आया होता। तो अब बैंक है, कैश है, 89 और 2 मैंने इकट्ठा तो नहीं लिखा हुआ कैश एंड बैंक है, चलो अब इकट्ठा ही जाने दो फिर, है चलो अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ओके। तो कैश एंड बैंक कितना कितना है जी? 89 प्लस 2, ये भी नोट में वर्किंग में आप इकट्ठा करते होते हैं, ठीक है ना। तो 89 प्लस 2, और अगर इससे तकलीफ हो रही है तो बैंक अलग लिख लो, अगली लाइन में कैश अलग लिख लो, मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे सही प्रेजेंटेशन यही है, कैश एंड बैंक। फिर नोट में जाके कैश इन हैंड अलग होता है, कैश एट बैंक अलग होता है, फिर बैंक भी अलग अलग करंट और सेविंग अलग करने वाले करके दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे डेथ पड़ रही है, मौत पड़ रही है, तो आप बेशक 91 ना लिखें, इकट्ठा अलग अलग कर लें। नेक्स्ट, ये दोनों टिकू हो गए, टिकू टिकू और जाए नस्जा। डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया है।
गलत फिगर लिखी है, वो अभी टोटल करेंगे ना, ट्रायल में से और कुछ निकल के वहां ऐड हो गया तो अभी मैंने सिर्फ जो फाइनल हुए उनको टोटल करके किया है, बाकी कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल भी रहता है, सेलिंग का भी रहता है, एडमिन का भी रहता है, क्योंकि अभी ट्रायल भी रहता है, कोई ट्रायल में से फिगर उठ के वहां जा सकती है। घड़ी मत देखना आइंदा मेरी क्लास में, 2 मिनट का सवाल रह गया, बस ये बता रहा था। अक्यूमुलेटेड ऑप्शन ओपनिंग तो हमने ले लिया ना बेटा 918, नहीं अब बोलो। ओके, रिसीवेबल्स 189, ये 189, एम्बुलेंस चल रही है। नेक्स्ट, तो पेट्रोल ही ना लग जाते मेरा आंदे जाने, यार हद होगी। ये क्या है जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर इनकम है, और तो कुछ नहीं है। चलो अगर 2 होते तो वर्किंग में अलग कर सकते थे और ब्रैकेट में भी कर सकते थे, लेकिन अदर इनकम आ रही है सिर्फ अकेली, कितनी है बोलो? अदर एक्सपेंस कोई नहीं नजर आया, अदर इनकम 20, लो पॉजिटिव लिखनी है, पॉजिटिव। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस, फिर लोन तो हो गया हुआ है, फिर पेटेंट भी हो गया हुआ है, और ये रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग, तो ये ओपनिंग 400 और ओपनिंग 1562, ऐसा ही है, ओपनिंग 400 और ओपनिंग 1562, ये यहां आएंगे। ये जब ये बना रहा हूं रिक्वायरमेंट है तो फिर यहीं से निकालूंगा ना क्लोजिंग, फिर यहां पागलों की तरह पहले इधर लिखूं फिर उधर लिखूं, भाई क्या हो गया है। चलो नेक्स्ट है सेल्स 3304 डॉलर, तो सेल में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 3304 डॉलर्स आ गए, डॉलर्स। नाउ सारा ट्रायल खत्म है मेरा, सारी एडजस्टमेंट्स खत्म है मेरी, अब मुझे पीएनएल चाहिए कंप्लीट, क्योंकि ये निकलेगा, इसमें ऐड होगा, ये क्लोजिंग बनेगी, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर बैलेंस शीट टैली होगी, इसलिए अब जो रह गया है वो यहीं पर ही है, सारा सवाल पे नहीं जाना। तो तरतीब समझ आई है? पहले हमने क्या किया, सिर्फ ट्रायल वो फॉर्मेट बनाया मोटा मोटा, ट्रायल को नहीं पढ़ा। फिर हर बार ट्रायल को ऐसे नहीं पढ़ना कि पहले आप ट्रायल को पढ़ें फिर एडजस्टमेंट बार बार नहीं, इससे टाइम ज़ाया होता है। एडजस्टमेंट से चले ट्रायल की तरफ, जो एडजस्टमेंट में चीजें निकलती हैं वो ले ली, एंड पे एक ही बार ट्रायल पढ़ा, जो रह गया था उस सारे को भी उठा के लिख दिया। अब बस टोटल्स बाकी हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल क्या आ रहा है, कैलकुलेटर जरा चलाना पड़ेगा आप लोगों को प्लीज। 25 यार जो एक बारी चलते हैं, फिर सारे टोटल्स में जरा लिख लवा इसका जी। 2500, ये 2533 कहां नजर आएगा, देखो 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 इधर, 2533 माइनस होगा, और यहां पे आप बताओगे ये जी वर्किंग नंबर 1 में मिस्टर एग्जामिनर आपको है ये 118 जमा 2542, ये ज्यादा करीब लग रहा है मुझे, कैलकुलेटर कर ले अहमद। हाँ जी, अच्छा ये प्लस होता है बेटा, ये माइनस होता है। ओके, तो ये वर्किंग 1 से आया, जीपी भी बता दो साथ ही, चलो जीपी कितना आ गया। अच्छा बड़ी स्लो कैलकुलेशन है यार आप लोगों की है जी, 5837, आप बस चेक करते रहना। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़े। अब आगे किस चीज का टोटल रहेगा, ये एडमिन एक्सपेंसेस का टोटल अब करो, अब करो, ये जो रह गया था आपके ख्याल में, करो अब बोलो। सिक्स टू 5, ये 625 आ गया, तो ये एडमिन है, ये तरतीब से ध्यान से देख लेना है, कोई बात नहीं, यहां ऊपर नीचे होगी तरतीब, तो 625 ठीक हो गया। नेक्स्ट टोटल, चलो कुछ मैं भी कर दूं यार, मुश्किल वाली कैलकुलेशन वैसे मैं खुद ही करता होता हूं क्लास में। तो 178 सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए, सेलिंग एक्सपेंसेस वर्किंग नंबर 5 से निकले, ये तरतीब आगे पीछे और या होने दो, कुछ नहीं होता। 178 ठीक है जी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस वाली आपने लुच फ्राई की थी यहाँ पे, अब उसको भी टोटल करें जी। यस 1 कर लिया था, क्या नजर नहीं आ रहा आपको, 1 हुआ पड़ा है, ये आ गया 1050, हाउ कम बेटा, 5837 में से ये दोनों माइनस करो, 5034
34 -1 + 20 इज इक्वल टू 5053 -75। अच्छा, अब चूंकि आगे कोई ओसीआई का आइटम नहीं है तो मैंने यहाँ पे डबल अंडरलाइन कर दिया। अब ये खत्म हो गया मेरा सवाल। और अगर ओसीआई होता तो इस पे डबल अंडरलाइन ना करते, ओसीआई के आइटम्स को लिखते और फिर टीसीआई जाके टोटल करते। अब ये यहां से 4978 निकल कर कहां जाता है? ये पैट है, पैट है, कहां जाता है? अभी क्लास के शुरू में बताया था, कहां जाता है? रीवैल्यूएशन में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। ठीक है, तो पैट आ गया 2015 के साल का 4978। पढ़ना शुरू कर दो बस, मैंने नहीं जान छोड़नी है ऐसे। और उसके बाद ये जनाब आपके हो गए क्लोजिंग। ये पूरा कर लेना बेटा, ये भी क्लोजिंग लिख लेना। ठीक है, 400 शेयर कैपिटल क्लोजिंग आ रहा है और रिटेन्ड अर्निंग से क्लोजिंग कितना आ रहा है? 6540। ये 4978 है। क्या मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है आपको? हाउ डेयर यू से दिस? 6540। जुबान संभाल के बात करना आइंदा, मैं मार्कर चेंज कर लिया वरना। अच्छा जी, शेयर कैपिटल, वाह वाह 400, वाह वाह 65, सुभान अल्लाह। एसिड्स साइड का टोटल जरा ध्यान से जरा खुशबू लगा के करना है। ओए होए होए, इतने सही रोला पे होया, बहुत थले पहुंच गया काम, आपसे भी ज्यादा नीचे चला गया। तो जी जी 189 पुत्र तू इत्थे बैठा कर। ठीक है, आज तो बाद इधर उस साइड ते वही बैन। तुमसे क्यों नहीं कैलकुलेशन हो रही? क्यों? कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा? है मारता भी होता हूँ मैं बच्चों को ऑनलाइन वालों। हाँ जी, कंफर्म करें एक की आवाज, एक आवाज में मैंने वो नहीं टोटल लिखना, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। 20/2054 कंफर्म। ओके, अब लाइबिलिटीज इक्विटी साइड मैं लिखवाऊं तो 400 जमा 6540 जमा 12 जमा 6 जमा 75 जमा 1। एक मिनट, यहां पे जरा पॉज करें। क्या चीज मिस की है आपने? कहां पे है पेबल्स? हाँ ऑन करें, ऑन करें। नहीं नहीं, पेबल्स ट्रायल में से क्यों नहीं उठाए ये मुझे समझ नहीं आ रही। टिक तो सारा कुछ किया था। अरे तो टिक किसने करवाया था? लेकिन फिर भी अभी मसला है जी। पॉज करें इधर, सवाल से मसला है यार। ये कैलकुलेशन का एरर ना आइंदा नहीं होना चाहिए, खुदा के लिए। इधर देखें जी, मुझे बताएं 3304 में से एक तो हमने पेबल नहीं लिखा, चलिए मैं लिख देता हूं। पेबल कितना है वैसे? पेबल कितना है? पेबल कितना है ट्रायल में से देख के बताएं जी। 86, ये तो आ गया इधर। चलो ये तो मिस हुआ था। अब ये किसने मुझे 5837 लिखवाया? जरा वो खड़ा हो जाए। $771। अब इसमें से ये दोनों माइनस करें, हंसना नहीं है, मैंने जान निकाल लेनी है तुम लोगों को। और तुम जो बैठे हो ना आज, सबसे तो उस समय तुम्हारे पे आ रहा है, कैलकुलेटर नहीं लेके आए हो। हाँ भाई, ओनली 32। 32 मतलब लाइट, बत्ती लाइट। अच्छा, इसमें माइनस करो 1 प्लस करो 20। हाँ, अब ये तो मसला हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूं मैं, कर दूं? जरा प्रॉफिट दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो प्रॉफिट, मैं जरा सवाल को बदल रहा हूं जी। ये जो टैक्स एक्सपेंस की डबल एंट्री होनी है ना जी, इस डबल एंट्री को यहां पे आके थोड़ा सा कम कर। ओके, 32 771 माइनस 178 माइनस 625। बेटा आप लोगों को कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, आई थिंक कैलकुलेटर मुझे दे दे। ठीक है, कैलकुलेटर मुझे दे दे। लाएं, क्या बेशरम आदमी ने दे भी दिया। बढ़ थले, बढ़ थले जी भाईजान। ये कैलकुलेशन करना कितना मुश्किल काम है।
771 माइनस 178 माइनस 625, इसका आंसर माइनस 32 आ गया ना, कोई मसला नहीं भाई। तो माइनस 32 हो गया जी, माजरत मेरा लॉस आ गया। माइनस 32 में से -1 किया, लॉसेस ही चल रहे हैं, ठीक है। अदर इनकम ऐड हुई तो ये क्या आ गया, बोलो। सवाल चूंकि मैंने बदला है ना जी, -13। अब लॉसेस के ऊपर आपका टैक्स नहीं होता, इसलिए मुझे ये एडजस्टमेंट बदलनी पड़ रही है, ठीक है। एंट्री भी सीख ली हमने अल्लाह का नाम लेकर। अब इसको देखो, ये मैं गायब कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सवाल बाद में चेंज किया है ना, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर मैंने चेंज की है, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह ऑलरेडी चार्ज थी, मैंने फिर चार्ज करवा दी, ठीक है। तो एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो उस वजह से लॉसेज में चला गया है, तो करंट टैक्स नहीं आएगा, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं देना होता हमने, ओके। ये इनकम टैक्स है, तो ये बस एक चीज मिस हो गई, ये माइनस हो गया और ये लॉस ही है, ठीक है, अच्छी बात है। पहले सवाल में क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बजाय लॉस आ गया हमारा, लॉस भी आ सकता है सवालों के अंदर, ठीक है। लेकिन ये पूरी डबल एंट्री फिर मैं गायब कर रहा हूं, ये जगह भी खुली हो गई। चलो भाई, मेरा सवाल जो है वो चूंकि इमरजेंसी बना हुआ सवाल है ना जी, ठीक है, तो उसके अंदर जो चीज चेंज की थी डेप्रीसिएशन की एंट्री दिखाने के लिए, उसने आपके असल सवाल के अंदर जो चीज पड़ी हुई थी उसको प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो लॉस के ऊपर जो है वो आपका इनकम टैक्स है, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर आखिरी क्या पड़ा हुआ था, इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है। तो आप बस काट दें उसको, ठीक है, टैक्स नहीं आया, मैंने गायब कर दिया। कितना जी, इंटरेस्ट कितना है, 1। चलो अब जो देखो बेटा, जबरदस्ती करके शायद आप लोग प्रॉफिट्स बना रहे थे गालिबन, ठीक है। तो ये -13, ये लॉस है, लॉस। पता नहीं कितना प्रॉफिट कर दिया सीना ने, पता नहीं कौन लोगों ने। अच्छा, ऑनलाइन वाले बेचारे परेशान बैठे होंगे, मुझे तो लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग मुझे दोबारा करनी चाहिए जो आप लोगों ने किया इस सवाल के साथ। बड़े अफसोस की बात है वैसे, ठीक है। कैलकुलेटर करना आप लोगों को नहीं आता, सिंपल प्लस माइनस लिखा हुआ आपको नहीं आ रहा, एसीसीए का F7 देन चल रहे हो। ये सीए में होता ना ऐसा बच्चा, मैंने उल्टा लटका देना था उसको, ठीक है। वैसे एक सीए वाला बिठाया हुआ था मैंने कैलकुलेशन के लिए, लेकिन वो कैलकुलेटर पे कर ही नहीं रहा था कैलकुलेशन, वो शुगर लगाने आया हुआ था, ठीक है जी। 1549 1549 जी। अब यहां पे पॉज कर दें, टोटल कर लें, एक बार फिर तसल्ली कर लो, अभी एक बार फिर तसल्ली कर लो, बेशर्मों की यार हद होती है। 2054 बेटा, डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो डबल एंट्री पूरी सही हो, ये आउट हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। मैंने सवाल हालांकि बदला था, ठीक है। असल में सवाल के अंदर क्लोजिंग डेप्रिसिएशन थी, मैंने उसको जान के ओपनिंग बनाया। अब वो सवाल मैंने सवाल करके तो यहीं पे देखना है ना, ठीक है। जब सवाल किया तो वो इतना ऑलरेडी मार्जिन करीब था कि प्रॉफिट थोड़ा सा ही होना है, उसकी बजाय वोल्टा किस में चला गया, लॉस में। कोई इशू नहीं है, सवाल में लॉस आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, पहला सवाल ही लॉस वाला आ गया, जिंदगी में पता नहीं फिर कभी आए ना आए, लेकिन कैलकुलेशन ना हो, बड़े शर्म की बात है, ठीक है। एनीवेज, प्रॉफिट पर ये टैक्स होता है, तो मैंने थोड़ा सा फिर बदला, अपने टैक्स एक्सपेंस की एंट्री भी हमने सीख ली जब हमने वो गलत सही वो एंट्री की थी, लेकिन अब ये हमारा सवाल है, बैलेंस है, बैलेंस शीट है। बहरहाल इसके अंदर आपकी सवाल के अंदर 2 चेंजेस हैं, ऑनलाइन वालों को तो सही वाला सवाल ही मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने टैक्स एक्सपेंस को नील कर दिया, यानी ये एडजस्टमेंट नंबर 2 नजर नहीं आएगी, ठीक है, ओके, सही है। चलो अच्छा जी, अब उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने हिम्मत करनी है। एक ये सवाल है जिसके अंदर आपने एसेट अकाउंट बनाना है और अक्यूमुलेट डेप्शन अकाउंट बनाना है, ठीक है। इसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। एक मशीन जो हमने खरीदी थी कुछ साल पहले, वो बेची है हमने अपने साल में, और उसके बाद मशीनों को डेप्रिशिएट करना है रिड्यूसिंग बैलेंस से। तो एक तो ये सवाल आपने ट्राई करना है, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा सवेरे इंशाल्लाह, यानी कल, ठीक हो गया। दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर आपने रीवैल्यू हो रहा है एसेट और 3 रीवैल्यूएशन आ रही है। कितनी रीवैल्यूएशन मैक्सिमम F3 में पड़ी हुई है आपने, तो चलो 3 भी देख लेते हैं आप, ये मैं आपको कल आते साथ करवाऊंगा, ठीक है। एक सवाल में स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन है, दूसरे में एंड, ठीक है। तो आपने ये दोनों सवालों को ट्राई करना है, ठीक है। ये दोनों सवाल मैं आपको करवाऊंगा। हाँ, जो तीसरा सवाल आपको नजर आ रहा है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है आपके हैंडआउट में, ये फिर इंशाल्लाह कल आपको होमवर्क दूंगा, ओके जी जी जी, ये आपने ट्राई करना है, ठीक है। और इस सवाल की पिक्चर ले लें, इस सवाल के अंदर ये चेंजेस हैं जो ऑनलाइन वालों के लिए कोई नहीं है, ये फिजिकल वालों के लिए है।
और उन फिजिकल। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, ये कैलकुलेशन गलत करने का एक बड़ा नुकसान क्या होता है, ये तकरीबन कोई 1 घंटे से जो बच्चे पढ़ रहे थे ना पिछले से, उनका दिल फटने वाला हो गया होगा कि ये हो क्या रहा है, ये कैसी कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड पे आकर उन्होंने जो। तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी। आज के बाद कैलकुलेशन एरर मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। ओके, वो बच्चे असल में हमने तो सही कर लिया, सीधा कर लिया, पॉज करो जरा यार, चेक कर लो यार क्या हुआ है। मैंने खुद जाके देखा तो मैंने कहा है इतनी बड़ी फिगर नजर आ रहा है। मैं एक एडजस्टमेंट टोटल लिख रहा हूं ना, तो मैं अगली एडजस्टमेंट सोच रहा हूं कि आपको अगली गेम क्या डालनी है। तो जो आप लिखवा दे तो मैं तो वो लिखूंगा। तो बिल्कुल सवाल मुझे नहीं याद है, मैं सवाल करता ही आपकी क्लास में आके, ठीक है, सवाल बनाता जरूर बाहर। अब बाहर सवाल बन के भी आए, डबल एंट्री सिस्टम है, ये आउट कैसे हो सकता था अगर डबल एंट्री सही है। तो कैलकुलेशन का एरर बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा मैं आइंदा, ठीक है। फिलहाल हमने इसको ओपनिंग बनाया, जिस वजह से डेप्शन एक्सपेंस आपने मजीद चार्ज किया ना, तो वो फिर प्रॉफिट्स की बजाय घसीट के ले गया लॉसेज में। तो ये मेरे ख्याल में ओरिजिनली को 200-300 का लॉस, 200-300 का प्रॉफिट होना है ना असल में कहीं, ठीक है। अब हमने 2 चीजें डाली थी यहाँ पर, ये वो 200-300 को जो प्रॉफिट होना है हमने तकरीबन 200-300 की डेप्शन ही डाल दी, ठीक है। तो वो इस वजह से थोड़ा ये आउट हो गया बेचारा। तो एक चेंज मैंने ये की थी, इसको ओपनिंग बनाया था। दूसरा चेंज मैंने ये एडजस्टमेंट डाली थी, लेकिन आपके हैंडआउट के अंदर ये अगली बात नहीं लिखी, तो ये भी लिख दूंगा मैं, ठीक है। और तीसरी चीज, ये एडजस्टमेंट 2 नहीं होगी ऑनलाइन वाले बच्चों के हैंडआउट में, ये खुद निकाल रहा हूं। उसकी वजह ये है कि सवाल में डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट सिखाने के लिए मैंने डेप्रिसिएशन को चार्ज करवाया, उस वजह से वो प्रॉफिट नहीं लॉस बन गया। नाउ दिस टैक्स एक्सपेंस इज बेसिकली इनकम टैक्स एक्सपेंस, ये इनकम टैक्स है, इनकम पे टैक्स है। तो इनकम ही ना रही सवाल बदलने से, तो टैक्स भी नहीं है, लॉसेज है, ये तो उल्टा कैरी फॉरवर्ड होते हैं, आगे जाके फायदे फूदे देते हैं। ये हम आगे स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, जिंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।